हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर। शोभित उन लोगों के शादी पुराण के बीच में आते हुए मृत्युंजय से बोला, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। रचना शोभित की बात सुनकर अभी शादी नहीं करना चाहते या अदिति शादी नहीं करना चाहती। शोभित अदिति की तरफ देखता है तो अदिति जिसे अपना सिर झुका रखा था, जिस कारण उसके लंबे बालों के लट उसके चेहरे को आधा ढक रही थी और वो बहुत मासूम लग रही थी। शोभित के दिल की धड़कन फिर बढ़ गई, लेकिन वो इसे इग्नोर करते हुए रचना से बोला, अभी शादी नहीं करना चाहता। शोभित की बात पर रचना अदिति की तरफ देखते हुए बोले, अदिति तुम क्या कहती हो इस बारे में। अदिति अपनी गुलाबी आंखों से शोभित की तरफ देखने लगी, जिस पर शोभित उसे नजरें चुराने लगा, क्योंकि अदिति के देखने से वह अंदर से थोड़ा सा शर्मा रहा था। वहीं अदिति शोभित की नज़र फेरने पर रचना से बोली, ठीक है। शोभित अदिति की मंजूरी पर गहरी सांस भर उसे देखते हुए बोले, मेरे बेडरूम से अपना सारा सामान दफा करो, क्योंकि मुझे अपने ही बेडरूम में अच्छी नींद आती है। शोभित की बात पर अदिति उसे देखते हुए बोली, 5 महीने में जब आपका मन मुझसे भर सकता है तो बेडरूम से क्यों नहीं। उसमें भी तो आपका टेस्ट बदलना चाहिए ना, कुछ नया ट्राई करना चाहिए। अदिति की बात पर मृत्युंजय विप्लो को घूरते हुए बोला, मैंने तुमसे सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कहा था। विप्लो अपने दांत दिखाते हुए बोला, आई एम सॉरी ब्रो, मैं दूसरे को हैंडल करता हूँ तो बनी वहाँ पर होती है, इसलिए शायद वो मेरी टोन सीख गई। वो कहते हैं ना, संगति का असर जल्दी होता है, शायद मेरी संगति में ऐसी हो गई है। निर्जला उन सबके झगड़े के बीच में आते हुए बोली, बस बस बहुत हुआ, पंडित जी आते ही होंगे, तैयारी शुरू करो। सुधांशु निर्जला की बात सुन महक की तरफ देखते हुए बोला, दीदी मुझे भी कपड़े बदलने थे। विप्लव सुधांशु के हाथ को पकड़ कर बोला, मेरा यार इतने महीने बाद आया है, चल तुझे मैं अपने सारे नए नए कपड़े दिखाता हूँ और तुझे जिसे पहनना है उसे पहन लेना, तब तक मैं अपने भतीजे के साथ खेलूँगा। इतना कहकर विप्लव सुधांशु की गोद से अव्यक्त को ले लेता है और सुधांशु को खींचते हुए अपने साथ अपने बेडरूम की तरफ ले जाता है। वहीं मृत्युंजय एक नज़र अदिति को आंखों से इशारा करने के बाद महक को लेकर बेडरूम की तरफ चला जाता है। तभी वहां पर खुशहाली और वीर अपने बेटे को लेकर आ जाते हैं, जो कि इन 5 महीना में 11 महीने का हो चुका था। खुशहाली अपने बेटे विशाल को पकड़े अमृत की तरफ देखते हुए बोली, अमृत समृति कहाँ है। अमृत रिद्धिमा बच्चों के साथ समृति को अपनी गोद में उठाए नीचे आते हुए, समृति यहाँ है। सब लोग उसे तरफ देखते हैं जहां समृति सुंदर सा फ्रॉक पहने रेडी थी। उसके काले बाल जिन्हें अभी तक कटवाया नहीं गया था, उन्हें रिद्धिमा ने चोटी बनाकर कार्टून वाले क्लिप लगा दिए थे। खुशहाली समृति के पास जाकर उसके गाल को पकड़ खींचते हुए बोली, हेलो समृति। समृति गाल खींचने पर बुरी तरीके से खुशहाली को घूरते हुए उसके हाथ को झटक देती है, तो खुशहाली वैशाली की तरफ देखते हुए कहती है, अपनी बेटी को अपनी तरह बना दिया तुमने। वैशाली अपना सिर नहीं में हिलाते हुए, हमने नहीं बनाया है, बड़का भैया की छत्रछाया में ऐसा हुई है और सब कहते हैं कि हम बदतमीज हैं। तुम बदतमीज नहीं हो, तुम बकबक मशीन हो, बकबक मशीन। ऋतिक ने अंदर आते हुए कहा। ऋतिक की आवाज़ पर वैशाली सिर घुमा उसको देखते हुए बोली, और तुम क्या हो सन्यासी, साला जब देखो तब मुँह उठाकर चले आते और हमारा दिमाग खराब करते रहते। अमृत वैशाली की बात सुनकर बोला, तो तुम मत बात करो ना उससे, तुम्हें कौन कर रहा है बात करने के लिए। वैशाली अमृत की बात सुनकर बोले, हमको बक बक मशीन कह रहा है। अमृत वैशाली की बात सुनकर ऋतिक को घूरते हुए, तुम जाकर अपनी बीवी को परेशान करो ना, मेरी बीवी को क्यों परेशान कर रहे हो। रचना अमृत की बात सुन हैरानी से ऋतिक की तरफ देखते हुए बोली, तुमने शादी कर ली ऋतिक रचना की बात पर कुछ पल शांत रहकर बोला, क्या मैंने आपको नहीं बताया आंटी। आई एम सॉरी, मेरी शादी को 6 महीने हो चुके हैं। वैशाली ऋतिक की बात सुनकर बोली, पता नहीं कौन बेचारी लड़की होगी जिसकी किस्मत फूटी हो। वो लड़की मैं हूँ जिसकी किस्मत फूटी है, प्रकृति ने अंदर आते हुए कहा। प्रकृति की आवाज़ सुन सब उस तरफ देखने लगे जहाँ प्रकृति बिल्कुल शादीशुदा लड़की की तरह सिंदूर मंगलसूत्र पहने सफ़ेद रंग की साड़ी में खड़ी हुई। प्रकृति को इस अवतार में देख विकल्प की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और प्रकृति को एक टक देखने लगा, जिसे तिरछी नज़र से ऋतिक देखने के बाद प्रकृति के हाथ को पकड़ अपने नज़दीक खींच कर बोला, गटअप कहा था ना, सेटअप कहा था ना, ज़्यादा मत बात करना। प्रकृति ऋतिक की बात सुनकर उसे घूरते हुए बोली, एक्सक्यूज़ मी। ऋतिक प्रकृति के कान के पास आकर धीरे से बोला, हम यहाँ पर फंक्शन अटेंड करने आए हैं ना, तुम रोमांस क्यों चाहती हो। ये कहते हुए ऋतिक के होठ प्रकृति के कानों को छू रहे थे। ऋतिक के गर्म होठों को अपने कान पर महसूस कर प्रकृति उससे दूर होते हुए वैशाली के पास आकर बोली, आपकी बेटी कहाँ पर है। ऋतिक वैशाली की बेटी की तरफ देखते हुए हल्का मुस्कुरा कर बोला, ये रही। वैशाली ऋतिक को मुस्कुराता हुआ देख दांत पीस कर बोली, हमारी बेटी पर नज़र मत लगाओ, बता रहे हैं तुमको। प्रकृति रिद्धिमा की गोद से समृति को लेकर उसके गाल पर किस करते हुए बोली, बेबी यू आर सो क्यूट।
जिसे देखकर ऋतिक प्रकृति के पास आकर बोला, अभी कर दिया, हमारा बेबी आने के बाद मत करना, वरना हो सकता है मेरा बेटा इसे उठाकर यहाँ से ले जाए। समृति ऋतिक के बालों को पकड़ने की कोशिश करते हुए अपने हाथ आगे बढ़ाने लगते हैं तो ऋतिक उसके छोटे पंजों में अपनी उंगली फंसा कर कहता है, तुम्हारी माँ मुझे दूर रखती है, तुम मेरे नज़दीक मत आओ। समृति ऋतिक के हाथ को पकड़कर सीधा अपने मुंह में भरकर उसकी उंगली को जोर से काट लेती, जिससे ऋतिक दर्द से तिलमिला जाता है और अपनी उंगली को खींचकर बाहर निकालता है तो देखता है उसमें छोटे दांतों के निशान थे। ऋतिक अपनी उंगली को एक नज़र देखने के बाद प्रकृति को घूरते हुए बोला, माँ और बेटी दोनों एक जैसे। समृति ने ऋतिक की उंगली को काट लिया था, जिस कारण वो भड़का हुआ था। वैशाली और उसकी बेटी को एक जैसा कह रहा था। वैशाली प्रकृति के पास आकर उसे दूध का बोतल देते हुए बोली, पिला दो इसको। ऋतिक वैशाली की बात पर समृति की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम्हारी बेटी है ना, तो तुम क्यों नहीं उठाती गोद में। जिसे सुनकर वैशाली ऋतिक को घूरते हुए लिखा है, तुम्हारी पत्नी भंडारा में जाकर खाना बनाएगी। ऋतिक वैशाली की बात पर बोला, ऐसे काम तुम जैसे लोगों को सूट करते हैं। अमृत उन लोगों को झगड़ता हुआ देखकर प्रकृति के पास आ उसकी गोद से समृति को लेकर वैशाली से बोला, तुम भी जाकर रेडी हो जाओ। वैशाली अमृत की बात पर अपना सिर हिला देती और ऋतिक को घूरते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है। ऋतिक फ्रस्ट्रेशन में जा रहे वैशाली को देखकर तिरछा मुस्कुरा देता है और प्रकृति उसे घूरने लगती। वहीं रिया विकल्प की तरफ देखती है, जो कि अभी भी प्रकृति को देखे जा रहा था। जिसे देखते हुए रिया विकल्प के पैर पर नीचे से लात मारती है तो विकल्प का ध्यान टूट जाता है। वो अपने पैर को सहलाते हुए रिया को घूर कर कहता है, मुझे क्यों मार रही हो? अगर मैं तुझे नहीं मारती ना तो तेरी पत्नी तुझे कमरे में ले जाकर कूटती। देख तुझे कैसे घूर रही है। रिया ने सामने की तरफ खड़ी वर्षा की तरफ इशारा करते हुए कहा। विकल्प रिया के इशारों पर वर्षा की तरफ देखता है, जो कि सूट पटियाला पहने खड़ी बिना किसी भाव को उसे और प्रकृति को देख रही थी। विकल्प वर्षा की जानलेवा नज़र को खुद पर महसूस कर रिया की तरफ देखते हुए बोला, मैं सुधांशु और वापी के पास जा रहा हूँ, तुम यहाँ पर देख लेना। रिया विकल्प की बात पर अपना सिर हिला देती और सभी तैयारी में लग जाती। मृत्युंजय का कमरा मृत्युंजय महक को दरवाजे से सटाए लगातार उसके होठों को चूम रहा था, जैसे एक प्यासे को पानी का सोर्स मिल गया हो। उसका कोई इरादा नहीं था महक को छोड़ने का। महक मृत्युंजय को कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है तो मृत्युंजय उसके मुंह में अपनी जीभ को भरकर उसे फ्रेंच किस करना शुरू कर देती। महक को मृत्युंजय की जल्दबाजी ऐसी महसूस हो रही थी जैसे आज वो उसकी जान लेकर रहेगा। उसके हाथ धीरे धीरे महक के साड़ी के प्लेट को खोलने लगते हैं, जिसे महसूस करते हुए महक जल्दी से मृत्युंजय को कॉलर को पकड़कर बोली, मृत्युंजय व्हाट। मृत्युंजय ने महक नज़दीक रहे इंटेंस आवाज़ में कहा। मृत्युंजय की इंटेंस आवाज़ को सुन महक उसके कॉलर को छोड़ उसके कमर पर हाथ रखते हुए, नीचे अभी फंक्शन है, हम रात को कंटिन्यू करें प्लीज़। ये कहकर महक प्लीटिंग भरी नज़रों से मृत्युंजय की तरफ देखते हैं, जैसे उसे मृत्युंजय का जवाब का इंतजार हो। मृत्युंजय अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए महक से बोला, मेरे कंट्रोल करने में मेरा क्या फ़ायदा है? आप कहना क्यों चाहते हैं? महक ने कन्फ्यूजन में पूछा, जिसे देखते हुए मृत्युंजय महक के कान के पास आकर धीरे से बोला, हर बार सब कुछ मैं करता हूँ, तुम सिर्फ साथ देती हो, और इस बार सब कुछ तुम करोगे, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। डील मंजूर हो तो मैं सोचूंगा। इतना कहकर मृत्युंजय महक के कान पर बाइट कर लेता है, जिसे सुनते हुए महक आंखें बड़ी बड़ी कर मृत्युंजय को देखते हुए, मैं क्या करूँगी और आप मेरे साथ डील कर रहे हो? आपको पता है मुझे नहीं आता ये सब। मृत्युंजय महक के गाल पर हाथ रखकर बोला, महक जहाँ प्रॉफिट हो वहाँ मृत्युंजय सारंग ना हो, ऐसा नहीं होता, इसलिए मैं अपना पूरा प्रॉफिट वसूल करूँगा। चलो मेरे लिए कपड़े निकालो। महक मृत्युंजय की बात सुन मुँह बनाते हुए बोली, मुझे नहीं आता कुछ भी और मैं करूँगी भी नहीं। मृत्युंजय महक के थोड़ा और नज़दीक आता है कि उन दोनों के कान में बाहर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। जल्दी से सिर घुमा दरवाज़ा खोलने लगते हैं तो मृत्युंजय उसके हाथ को पकड़ कर कहता है, डील मंजूर है या नहीं? जिसे सुन महक सिर घुमाकर मृत्युंजय की तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, मृत्युंजय बाहर कोई खड़े और आपको अभी भी रोमांस की सूझ रही है? मृत्युंजय अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर बोला, डोंट केयर, तुम जवाब दो। महक हताश नज़रों से मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, आप बहुत जिद्दी हो। नहीं मैं तो हूँ, तुम्हें आज पता चल रहा है महक? मृत्युंजय ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, जिसे देखकर महक चिढ़ाते हुए बोली, राक्षस कहीं के। इतना कहकर महक दरवाज़ा खोलने लगती है तो सामने विकल्प अव्यक्त को पकड़े खड़ा हुआ था और अव्यक्त की आंखों में आंसू थे। महक आगे बढ़कर अव्यक्त को अपनी गोद में लेकर विकल्प से बोली, आपको परेशान कर रहा था भैया? विकल्प अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, नहीं, चार्ली के कान को खींच रहा था, हम मना कर रहे थे बट नहीं मान रहा था।
बहुत जिद्दी हो गया है, बिल्कुल अपने बाप की तरह। महक धीरे से बुदबुदाई। उसे खुद में बात करता हुआ देख विकल्प कंफ्यूज होकर बोला, आपने कुछ कहा? विकल्प की बात पर महक जल्दी से अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, नीचे तैयारी हो गई? विकल्प अपनी गर्दन हिलाते हुए बोला, तैयारी चल रही है, आप भाई के साथ रेडी होकर आ जाओ। महक अव्यक्त के पीठ को थपथपाते हुए अपना सिर हिलाते हुए बोली, जी ठीक है, मैं इसे चुप करवा दूंगी। विकल्प अपना सिर हिलाकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद महक दरवाज़ा अंदर से बंद कर अव्यक्त को लेकर बिस्तर की तरफ आते हुए बोली, क्या हो गया मेरे राजकुमार को? अव्यक्त अपने हाथ को पूरी मुट्ठी मुंह में भरे सिसकते हुए महक की तरफ देख रहा था। महक उसकी नीली आंखों से आंसू भरी आंखों को साफ करते हुए, अभी बच्चा ज़्यादा बदमाशी नहीं करते। अव्यक्त महक की बात पर रोने लगता है, जिसे देखकर महक उसे अपनी गोद में सुलाते हुए, आपको भूख लगी है? अव्यक्त महक की बात का बिना कोई जवाब दे उसके ब्लाउज को खींचने लगता है, जिसे देखते हुए महक उसके हाथ को पकड़कर उसे फीड करवाने लगती। महक धीरे धीरे अव्यक्त के सिर को सहलाते उसे दूध पिला रही थी। अचानक उसकी दर्द से आह निकल जाती है, क्योंकि अव्यक्त के छोटे दांत निकल आए थे और वह उसी में बदमाशी कर रहा था। महक उसके पीठ को थपथपाते हुए उसे दूध पिला रही थी और फिर से अव्यक्त वही करता है, जिस पर महक को थोड़ा गुस्सा आता है और वो अव्यक्त को दूर कर देती है, जिस पर अव्यक्त रोने लगता है। तभी मृत्युंजय भी बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आ जाता है और अव्यक्त को रोता हुआ देख कर कहता है, महक से कहता है, तुम रुला क्यों रही हो महक? महक मृत्युंजय की आवाज़ पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप इधर आइए। मृत्युंजय महक के पास आकर बोला, मुझे ऋषभ होना है, जिसे सुनकर महक अव्यक्त की तरफ इशारा करते हुए बोली, मैं इसे दूध पिला रही हूँ और ये मुझे काट रहा है। मृत्युंजय अव्यक्त की तरफ देखता है जो कि फिर से अपने हाथों को मुंह में भरे शक करते हुए रो रहा था, जिसे देखकर मृत्युंजय महक से बोला, बहुत रो रहा है, दूध पिला दो। महक मृत्युंजय को घूरते हुए बोली, मुझे बार बार काट रहा है तो तुम क्या चाहती हो, दूध का बोतल लेकर आऊँ मैं? मृत्युंजय ने महक से पूछा, जिसके जवाब में महक कुछ सोचते हुए बोली, इसे सबक सिखाना होगा। तुम इतने छोटे बच्चों को पनिशमेंट देने की बात कर रही हो? मृत्युंजय ने आंखें छोटी करके कहा, जिसे सुन महक अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, आपने रील्स में देखा है कभी? मेरे पास इतना वक्त नहीं होता जब मैं बेवजह के फालतू वीडियो देखूंगा। मृत्युंजय ने बड़े ही रूड अंदाज में कहा, जिसे सुनकर महक उसे देखते हुए, आपको दूध पीना है? महक की डायरेक्ट बात को सुन मृत्युंजय की आंखें चमक उठती और वो अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल करते हुए कहता है, तुम मजाक कर रही हो? महक दूध के बोतल को मृत्युंजय की तरफ बढ़ाकर बोली, मैं इस दूध की बात कर रही थी। मृत्युंजय अपने अरमानों पर केरोसिन गिरता हुआ देखकर मुंह बनाते हुए बोला, मैं इसमें से क्यों पीऊँगा जब तुम यहाँ पर बैठी हो? महक अपनी आंखें उसे दिखाते हुए, जितना कहा उतना कीजिए। मृत्युंजय दूध का बोतल ले लेता है और उसे अजीब नज़रों से देखने लगता है। महक अव्यक्त को चेहरे को पकड़कर बोली, डैडा की तरफ देखो। अव्यक्त रोते हुए मृत्युंजय की तरफ देखने लगता। महक मृत्युंजय से बोली, शुरू कीजिए। मृत्युंजय उस दूध के बोतल को देख मुंह बनाते उसमें से दूध पीने लगता है और उसके निप्पल को काटता है, जिसमें महक उसके पीठ पर मुक्का मारती है तो मृत्युंजय हैरानी से जल्दी से उसकी तरफ देखने लगता है। महक मृत्युंजय के रिएक्शन को इग्नोर कर अव्यक्त की तरफ देखते हुए बोली, अगर आपने मुझे काटा ना तो मैं इसी तरह आपको मारूंगी। महक की बात पर अव्यक्त बड़ी बड़ी आंखों से रोना भूल महक की तरफ और मृत्युंजय की तरफ देखता है तो महक उसे फिर से फीड करवाने लगती है तो अव्यक्त चुपचाप दूध पीने लगता है। वहीं मृत्युंजय का चेहरा काला पड़ चुका था। वो महक को देखते हुए अपने दांत पीस कर बोला, हाउ डेयर यू महक अवस्थी, तुम मुझ पर डेमो दिखा रही हो? महक मृत्युंजय की डरावनी आवाज़ पर घबराते हुए उसकी तरफ देख कर बोली, आई एम सॉरी, वाट यू आर हीलिंग सॉरी? इसका अचार डालूं मैं? मुझे मारा क्यों तुमने? मृत्युंजय ने भड़कते हुए कहा, जिसे सुनकर महक बिस्तर से उठे, एक हाथ से अव्यक्त को संभाले मृत्युंजय के गाल पर हाथ रखकर बोली, सॉरी हुबी। मृत्युंजय बुरी तरीके से महक को घूरते हुए उसके हाथ को झटक कर बोले, आई डोंट केयर योर दिस फकिंग सॉरी, बात मत करना मुझसे। इतना कहकर मृत्युंजय पैर पटकते हुए दूध के बोतल को वहीं पर फेंक क्लोजेट रूम की तरफ चला जाता है। महक मृत्युंजय के गुस्से को देख अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोली, मैं हमेशा खुद क्यों उनसे गुस्सा दिलाती हूँ? तभी अव्यक्त दूध पीते हुए महक के गाल को खींचने लगता है, जिस पर महक उसके हाथ को पकड़ते हुए उसके पीठ को थपथपाते हुए कहती है, देखिए, आपको सिखाने के चक्कर में आपके डैडा मुझसे नाराज़ हो गया।
महक की बात पर बिना कोई जवाब दिए अव्यक्त चुपचाप दूध पीने लगता है और कुछ देर बाद मृत्युंजय ब्लैक कलर के हल्की कारीगरी वाली कुर्ता और पैजामा पहनकर आता है जिसके कॉलर में डायमंड लगे हुए थे। हाथ में वॉच और पैरों में जूती। मृत्युंजय उस लुक में बड़ा ही तबाही दिख रहा था। महक उसे देखती रह जाती है। मृत्युंजय अपने बालों को जेल से सेट कर बिना महक की तरफ देखे पैर पटकते हुए वहां से चला जाता। महक मृत्युंजय के जाने के बाद अव्यक्त की तरफ देखते हुए बोली, अभी चलो बेटा, अब नीचे चलते हैं। आपके पापा बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं मुझसे। इतना कहकर महक अव्यक्त को बिस्तर पर बैठा देती है। प्रीमेच्योर डिलीवरी के कारण अव्यक्त बहुत धीरे से सब कुछ सीख रहा था, लेकिन 9 महीने हो जाने पर वो बैठना सीख गया था और वो अपने हाथ और पैर के सहारे रेंगना भी सीख गया था। इसलिए कोई उसे अकेला नहीं छोड़ता था। महक जल्दी से सॉफ्ट टॉवल लाकर बिस्तर की तरफ आती है तो देखती अव्यक्त बिस्तर से बिल्कुल नज़दीक आ गया था। महक आगे बढ़कर अव्यक्त को फिर से बीच में बैठाकर उसके चेहरे को छाप करते हुए बोली, अभी आप छोटे हो, बिस्तर से गिर जाओगे तो सिर फूट जाएगा, दोबारा ऐसे नज़दीक मत आना। ओके। अव्यक्त महक की बात का बिना कोई जवाब दिए टॉवल को खींचने लगता है। महक उसके हाथ से टॉवल लेते हुए कहती है, अभी। अव्यक्त उस टॉवल को अपनी दोनों मुट्ठी में कसकर भर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने लगता है। तभी विप्लव वहां पर आ जाता है और अव्यक्त को स्ट्रगल को देखकर महक से कहता है, इसे देखकर मुझे कभी कभी चार्ली की याद आती है, क्योंकि जब वो छोटा था उसे किसी चीज़ को लेकर मना कर वो वही चीज़ करता था। अव्यक्त विप्लव की आवाज़ सुनकर जल्दी जल्दी टॉवल को छोड़ बिस्तर पर रेंगते हुए उसकी तरफ आने लगता है। तो विप्लव जल्दी से उसे पकड़ कर कहता है, तुम्हारी स्पीड के चलते किसी दिन हम लोगों को मार खाना होगा। ये कहते हुए विप्लव अव्यक्त को अपनी गोद में उठा लेता है, जिसे देखते हुए महक विप्लव से बोली, मैं बेड साफ करके आती हूँ, आप इसे लेकर चलो। विप्लव महक की बात सुनकर बोला, सर्वेंट साफ कर देंगे भाभी, आप नीचे चलो, पंडित जी आ चुके और समृद्धि रिद्धम भी वहीं पर बैठे। महक विप्लव की बात पर अपना सिर हिला और उसके साथ नीचे की तरफ आ जाती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।